हेलो दोस्तों, एसपी जनरल स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग एनटीपीसी के लिए जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। और विगत वर्षों में जितने भी सवाल एनटीपीसी में जनरल क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि जनरल सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी विगत वर्षों में पूछे हैं वे भी देखेंगे। और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देखिए कि एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके से रिलेटेड। उसमें से कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहेंगे और कुछ जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें से साइंस क्वेश्चन भी रहेगा। तो हम लोग जो विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, इससे हम लोग को आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसा आता है, कितना लेवल रहता है, और हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सब पूछा हुआ रहेगा। और जो क्वेश्चन भविष्य में आएगा उसका आइडिया लगेगा। और क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आधा से अधिक मिल जाएगा आपको। तो हम लोग आज से शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक एनटीपीसी का। वो केवल हम लोग जीएस का पेपर देखेंगे और हम लोग प्रत्येक दिन वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। और वन लाइनर का प्रत्येक दिन हम कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में हम लोग डेली देखेंगे। इससे यदि हम लोग डेली देखते हैं तो एक ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, हल्का हल्का करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका सब देख लेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, जो एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन सारे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखें कि एनटीपीसी इसमें जो स्नातक स्तरीय 2016 के 63 सेट्स हैं वो भी पढ़ेंगे हम लोग। एनटीपीसी स्नातक स्तर स्टेज 2 के भी 2017 के 9 सेट्स हैं। इस तरह से बहुत सारे खेल, टोटल 260 सेट हैं दोस्तों। और 260 सेट में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को धीरे धीरे करके पूरा हम लोग देख लेंगे और एक पूरा बड़ा पैकेज हो जाएगा हम लोग के पास जीएस क्वेश्चन का। तो इससे एक बूस्टर मिलेगा और एक हम लोग कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे एग्ज़ाम हॉल में दोस्तों, क्योंकि हम लोग इतने सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे कि बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। एग्ज़ाम हॉल में हम लोग कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आसानी से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका उत्तर दे सकेंगे। तो आज से शुरुआत करते हैं। एनटीपीसी जो स्टेज 1 में पूछा जा चुका है 2016 में, 28 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन हम लोग आज से देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें देख लें दोस्तों कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। जो कोणार्क मंदिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था। किसने किया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने किया था। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, अब पूछेगा दोस्तों कि कोणार्क का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क मंदिर हम लोग जानते हैं कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर। और किसने बनवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को यदि बढ़ती है उसका फ्रीक्वेंसी, तो तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ेगा, यानी वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा। तो जब दोस्तों कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ती है, तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है दोस्तों? घट जाता है, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है दोस्तों उसका वेवलेंथ कम होता है, और जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो जानते हैं दोस्तों कि जब रेड कलर जो होता है, रेड कलर
उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, और जो बैंगनी किरण है उसका वेवलेंथ कम होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कोई भी तरंग है जब आवृत्ति बढ़ती है तो उसका फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी पर असर क्या पड़ेगा दोस्तों, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो घट जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन है, ऋणात्मक रिलेशन है। जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाता है, घट जाता है। ठीक है दोस्तों, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। जो भारत में हुआ है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो भारत में कार्यकारी जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। किसको, प्रधानमंत्री को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। जो सम्राट अशोक थे वो किसके उत्तराधिकारी थे। तो देखिए दोस्तों, जो सम्राट अशोक थे वो बिंदुसार के पिता थे, और बिंदुसार के पिता जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मतलब मौर्य के पिता चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो बिंदुसार थे, और बिंदुसार के पुत्र अशोक। तो जो अशोक हैं वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। तो देखें दोस्तों, ये जो दामोदर नदी है ये बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये बंगाल के शोक के रूप में नहीं, इस पर बहुत सारे बांध बना दिए गए हैं। इस पर टोटल 8 बांध बना दिए गए हैं दोस्तों, 8 बांध बन गए हैं दामोदर नदी पर। अब ये शोक नदी नहीं, लेकिन ये नदी दोस्तों बहुत प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी ये झारखंड पश्चिम बंगाल में बहता है दोस्तों ये नदी। इसका जो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है वो झारखंड के रांची में है दोस्तों, टोरी से निकलता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ये नदी। तो पूछेगा कि जो पहले था कि दामोदर नदी तो जो था वो शुरुआत में जब इसमें बांध नहीं बनाया गया था तो उस समय ये बंगाल का शोक नदी माना जाती है। जिस प्रकार से अभी कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, कोसी को, क्योंकि जब बरसात की सीजन आता है तो कोसी नदी जो होता है वो बिहार में बहुत सारे तबाही लेके आता है। उसी प्रकार से बंगाल का शोक नदी दामोदर को जाना जाता है दोस्तों। दामोदर नदी जो है बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ। तो भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ। कब हुआ, 1951 में। पहली बार संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था दोस्तों। तो हमारे जो चंद्रमा के, इसमें देखो पूछ रहा कि पहला, क्या पूछ रहा है, पहला उपग्रह पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पहला उपग्रह पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन है। तो लूना 10 कौन है, लूना 10। लूना 10 पहला उपग्रह है जो चंद्रमा का चक्कर लगाया था, लूना 10। अगला क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिशों द्वारा पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। और रोलेक्ट एक्ट के कारण ही जालियांवाला बाग हत्याकांड का घटना घटा था अमृतसर में दोस्तों।
और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी इस घटना में दोस्तों। बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। और इसी के जांच के लिए हंटर आयोग बैठाया गया था। जो इसका रिपोर्ट आया था वो कुछ नहीं उसमें कहा गया और अंग्रेज़ों को बेकसूर बताया और इसका कोई रिजल्ट नहीं आया दोस्तों। तो पूछेगा कि रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा गया है कि रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। जानते हैं दोस्तों, ये खिलाड़ी है कर्णम मल्लेश्वरी, किस खेल से संबंधित है। ये देखिए दोस्तों, जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये विकलांग खिलाड़ी है। नहीं, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है दोस्तों। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो भार उठाना। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भार उठाने से संबंधित से खेल से संबंधित है दोस्तों। भार उठाने से संबंधित खेल से हैं, भार उठाने के संबंधित हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। एक क्वेश्चन भी पूछ दिया है कि घोड़ा का नाम क्या था, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम चेतक था दोस्तों। क्या था, तो चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो चेतक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो थार के रेगिस्तान है वो केवल भारत में नहीं है, वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो जो पाकिस्तान में जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, जो थार के रेगिस्तान है वो जो पाकिस्तान में उसको क्या कहा जाता है, तो उसको चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, चोलिस्तान, चोलिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक डेकालीटर कितना होता है। एक डेकालीटर, देखिए दोस्तों, एक होता है डेसीलीटर, एक होता है डेकालीटर। जो डेसी होता है वो छोटा है और डेका है बड़ा है। ठीक है दोस्तों, डेसी बढ़ता है और डेका बढ़ता है और डेसी घटता है दोस्तों। डेसी में होता है कि 10 के पावर -1 जोड़ा जाता है और डेका में 10 के पावर 1 जोड़ा जाता है। तो डेसी और डेका में बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि डेका क्या है, डेसी क्या है। तो डेका जो है दोस्तों पावर में ही माइनस और प्लस का अंतर होता है। डेका का 10⁻1 और डेसी का 10⁻−1 होता है दोस्तों। तो एक डेका लीटर कितना होता है, तो 10 लीटर होता है। कितना होता है, तो 10 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है, कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा, गैलीलियो गैलीली के द्वारा। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। तो ये बॉक्सर हैं दोस्तों, ये इवांडर होलीफील्ड है। जो इवांडर होलीफील्ड है इसको द रियल डील के नाम से जाना जाता है। इवांडर होलीफील्ड को, किसको, इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। ये बॉक्सर हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स में अक्षर बी किसको प्रदर्शित करता है, तो ब्रिक्स
जो है दोस्तों, ये 5 उभरती हुई विकासशील देशों का एक समूह है दोस्तों। 5 उभरती हुई विकासशील देशों का एक समूह है, जिसमें बी का अर्थ ब्राज़ील होता है दोस्तों, और आर का मतलब रसिया होता है, आई का मतलब इंडिया, और सी का मतलब चाइना, और एस के मतलब साउथ अफ्रीका। एस का मतलब साउथ अफ्रीका होता है दोस्तों। तो यहाँ बी का मतलब भी पूछ लिया है कि बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब ब्राज़ील होता है दोस्तों। और ब्रिक्स का एक अपना एक बैंक है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, वो चाइना में शंघाई में है। इसका जो पूछेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछेगा दोस्तों कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है। ब्रिक्स, WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, तो ये ब्रिक्स का बैंक है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहाँ दोस्तों आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। यहाँ जो दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील। किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन को, ये बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि मार्स गैस किसे कहा जाता है। मीथेन जानते हैं दोस्तों कि मीथेन का जो रासायनिक फार्मूला होता है CH4 होता है, CH4, मीथेन का CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, तो मंगल ग्रह के 2, फोबोस और डिबोस जो हैं 2 उपग्रह मंगल ग्रह के ही हैं। फोबोस और डिबोस मंगल ग्रह के ही हैं, 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह 2। पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत आसान। पृथ्वी का आकार कैसा है, चपटा गोल, हम लोग जानते हैं, बोला अंडाकार है, नारंगी के समान है। तो पृथ्वी का आकार चपटा एवं गोल है, चपटा एवं गोल है। धमनियाँ, आर्टरीज रक्त का वहन करती हैं। जो धमनियाँ हैं दोस्तों, वो रक्त का वहन करती हैं, जो कि भरी होती है किससे। देखिए दोस्तों कि जो धमनियाँ हैं और शिराएँ हैं, वो 2 अलग अलग काम करती हैं। जो धमनियाँ हैं वो शुद्ध रक्त को प्रवाहित शरीर में करती है, और शिराएँ हैं जो अशुद्ध रक्त की प्रवाह करती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा रहा कि धमनियाँ रक्त का वहन करती है, जो कि भरी होती है, वो भरी होती है ऑक्सीजन से भरी होती है दोस्तों, किससे, ऑक्सीजन से भरी होती है। अगला क्वेश्चन राजधानी से दोस्तों कि साइप्रस की राजधानी क्या है, साइप्रस की राजधानी क्या है, तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है दोस्तों। क्या है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आँखों में लेंस का काम है, जो हमारी आँखों में है उसमें लेंस का काम है, क्या है। तो दोस्तों चाहे हमारी आँख हो, चाहे कोई भी लेंस हो, जो लेंस का काम होता है दोस्तों, वो फोकस दूरी को बदलता है। क्या करता है, फोकस दूरी को डिटरमाइन करता है, फोकस दूरी को बदलना आँख की लेंस का काम है। क्या है, आँख की फोकस दूरी को बदलना, आँख की फोकस दूरी को बदलना लेंस का काम है दोस्तों। जो आँख की लेंस है वो आँख की फोकस दूरी को बदलता है दोस्तों, आँख की फोकस दूरी को बदलता है। तो इसका हो जाएगा आँख की फोकस दूरी को बदलना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए, किसके लिए, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है। तो बौद्ध गुफाओं के लिए, किसके लिए, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है। तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। प्रसिद्ध कार्यालय कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हम लोग क्वेश्चन देखें कि स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, किसने बनवाया था। तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था।
और यहाँ पूछ रहा है कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में मिलेगा आपको दोस्तों, श्रीलंका में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व अगला क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग मतलब टीबी जो बीमारी है दोस्तों, उसको जागरूकता फैलाने के लिए विश्व में, इंडिया में बहुत सारे जो पेशेंट हैं दोस्तों वो टीबी से ग्रसित हैं। और टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी दोस्तों, और इसकी उन्मूलन की एक डेट रखा गया है कि 2025 के पहले तक 2025 तक टीबी को देश से भगाना है। टीबी हारेगा और देश जीतेगा, इसका स्लोगन है दोस्तों। और ये बहुत ही गंभीर बीमारी है एक तरह से माने तो। और विश्व क्षय रोग दिवस इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता दोस्तों विश्व टीबी दिवस। क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे क्या कहा जाता है कि जो वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे हैकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? हैकर। जो अनधिकृत रूप से आपके सर्वर तक पहुंच जाता है, वो हैक करने का कोशिश करता है, तो उसे क्या कहेंगे? कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं उसे हैकर कहेंगे। क्या कहेंगे? हैकर कहेंगे। अगला क्वेश्चन, मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मोटापे को मापने के लिए किसको, तो मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटापे को मापने के लिए BMI, किसका? BMI का उपयोग किया जाता है। मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसको नापने के लिए दोस्तों? तो मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? BMI का उपयोग किया जाता है। किसका? BMI का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है दोस्तों? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन है? सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। आकार के दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। आकार के दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है दोस्तों। और पूछेगा नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों। पूछेगा लाल ग्रह किसे कहेगा? तो मंगल को कहते हैं दोस्तों। किस ग्रह को भौर का तारा कहा जाता है दोस्तों? तो शुक्र को। तो ये सौर मंडल से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध होगा आंसर दोस्तों। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? देखिए दोस्तों कि पूरे भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना बांध जो हैं वो ग्रैंड एनीकट हैं। कौन है?
ग्रैंड एनीकोट सबसे पुराना। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड एनीकोट है दोस्तों। कौन है? ग्रैंड एनीकोट कल्लानाई। ग्रैंड एनीकोट कल्लानाई जो है वो सबसे पुराना बांध है। सबसे पुराना बांध है। कौन है? सबसे पुराना बांध है ग्रैंड एनीकोट कल्लानाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु क्वेश्चन है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पूछता है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पेरिस में 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस जो फ्रांस में स्थित है दोस्तों, फ्रांस का राजधानी पेरिस में 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि पानी के अंदर के वस्तुओं का पता लगाने किसका उपयोग? सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार का। अब पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? पूछेगा दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन है? तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो कनाडा है दोस्तों। तीसरा में चाइना है दोस्तों। तीसरा नंबर में चाइना। 4th नंबर में अमेरिका। 5 में ब्राज़ील है दोस्तों। 6 में जो है वो कौन है दोस्तों? 6 में आप लोग बताएंगे। और 7 में है भारत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? देखो, जो मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगभग एग्जाम में पूछता है। मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार जो एग्जामिनर है वो इतना आशा रखता है कि जो विद्यार्थीगण हैं वो मौलिक अधिकार को अवश्य ही समझते होंगे और जानना चाहिए आम पब्लिक आदमी को कि लोगों को अधिकार मिला है, उसे जानें समझें क्या चीज़ है। तो शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार व्यक्ति को दिया गया था, लेकिन जो एक ऐसा मौलिक अधिकार मिला जो लोगों का कल्याण में उस मौलिक अधिकार एक मतलब रोक रहा था। लोग कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिसके पास ज़मीन नहीं दोस्तों, उसको हक दिलाने के लिए जो संपत्ति का अधिकार था उसको भी मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। लोग जो ज़मींदार थे उसके पास इतने सारे ज़मीन होते थे कि पूरा गांव का गांव एक ज़मींदार का ज़मीन होता था दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं कमा पाते थे, उसके पास कुछ ज़मीन नहीं होता था। तो उसको एक अधिकार देने के लिए वो जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाना पड़ा दोस्तों। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया दोस्तों। मौलिक अधिकार जो संपत्ति का था वो 44 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ और उसमें संपत्ति का अधिकार को निरस्त कर दिया और अब केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं।
तो पूछेगा कि शुरुआत में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 हैं। तो अभी वर्तमान वाला पूछे दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया है। कितना, भारत में कितने मौलिक अधिकार, तो 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का जो नाम है दोस्तों, उसका नाम है लाइका। क्या नाम है, लाइका। उसका नाम है दोस्तों लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है, तो लाइका। क्या दोस्तों, लाइका। लाइका, लाइका है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी, देखिए दोस्तों जो 4 जनवरी है वो किस देश का स्वतंत्रता दिवस है, ये पूछ जा रहा है क्वेश्चन कि जो 4 जनवरी है वो किस देश का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे पड़ोसी देश है दोस्तों म्यांमार, उसका जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों पूछेगा कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ, तो दोस्तों जो म्यांमार आज़ाद हुआ, किसी किसी को लगता ही नहीं कि म्यांमार का आज़ादी भारत से पहले हुआ है। नहीं दोस्तों, म्यांमार की जो आज़ादी है 1948 में हुआ है। 4 जनवरी 1948 को म्यांमार की आज़ादी हुआ था, 1948 में। तो पूछा है क्वेश्चन कि 4 जनवरी को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो म्यांमार। वो 4 जुलाई को किसका है दोस्तों, 4 जुलाई, तो 4 जुलाई का है अमेरिका। 4 जुलाई का किसका है, वो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों। पूछेगा कि 14 अगस्त किसका है, तो ये बहुत साधारण क्वेश्चन होगा दोस्तों। 14 अगस्त किसका है, आप लोग बताएंगे कि 14 अगस्त किसका है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके लिखेंगे कि 14 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। कंप्यूटर चिप, जो कंप्यूटर चिप है उसका दूसरा नाम क्या है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रो चिप है। क्या है, माइक्रो चिप। अगला क्वेश्चन 100 मिलियन किसके बराबर है। देखिए दोस्तों, अब जो है ना मिलियन बिलियन, ये बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि मिलियन में कितना होता है, बिलियन में कितना होता है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल है दोस्तों। हम लोग सुनते हैं मिलियन बिलियन, कोई चीज़ जब बड़ी चीज़ों को कहा जाता है ना दोस्तों, तो करोड़ों, ये सब नहीं यूज किया जाता है। मिलियन में पैसा लिया, मिलियन में पैसा दिया, बिलियन में दिया, मतलब बड़ा चीज़ को छोटा में कहने के लिए मिलियन बिलियन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो 1 मिलियन होता है ना, वो 10 लाख के बराबर होता है। तो हम लोग 10 लाख कहेंगे तो बड़ा चीज़ हो जाएगी कि 10 लाख, तो उसको छोटा संक्षिप्त में हम लोग मिलियन कह देते हैं दोस्तों। कि 1 मिलियन पॉपुलेशन है, कहीं 20 लाख है तो 2 मिलियन है। भारत में 100 करोड़ हैं तो 10 मिलियन, 100 करोड़ है दोस्तों, 100 करोड़, तो सोचो कि कितना मिलियन हो सकता है। 1 करोड़ में 10 मिलियन है दोस्तों, 1 करोड़ में 10 मिलियन, तो आबादी है 100 करोड़। तो सोचो 100 से गुना कर दो दोस्तों तो 1000 मिलियन हो जाएगा। 100 गुने 10, 1000 मिलियन। और 30 मिलियन तो उधर हैं दोस्तों, 30 करोड़ और हैं, तो 1000 मतलब 1300 मिलियन पॉपुलेशन इन इंडिया में है दोस्तों। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 100 मिलियन बराबर कितना लाख, तो 10 मिलियन बराबर दोस्तों 1 करोड़। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, तो 100 मिलियन बराबर 10 करोड़। कितना,
देखिए दोस्तों कि 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। 1 करोड़। तो यहाँ पूछ रहा है कि 100 मिलियन, तो 100 मिलियन गुना 10 गुने 10 तो 10 करोड़। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष का जनक जो भारतीय हैं दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों ये पत्नी एक नृत्यांगना है दोस्तों, विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? भारतीय अंतरिक्ष का जनक विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। देखिए दोस्तों कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? देखिए दोस्तों, अब ग्रह का नाम पूछ लिया, किस ग्रह का है, तो गैनीमीड को जानना पड़ेगा दोस्तों किस ग्रह का है। देखिए दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह का। यहाँ पूछ रहा है गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का उपग्रह है। देखिए दोस्तों साउथ का एक पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कगडम। किसका? द्रविड़ मुनेत्र कगडम, DMK की स्थापना किसने की थी? इस साउथ की पार्टी है दोस्तों। साउथ के जो नेता होते हैं दोस्तों उसको बहुत इज्जत किया जाता है दोस्तों। वहाँ की जो नेता अधिकतर जो होते हैं उसको वहाँ की पब्लिक पूजती हैं, बहुत सम्मान करते हैं वहाँ के जनता। लेकिन यही देखें नॉर्थ इंडिया में तो उतना सम्मान नेता लोगों को नहीं दिया जाता है दोस्तों। जो प्यार मिलता है साउथ में नेताओं को, वो प्यार शायद ही नॉर्थ इंडिया में देते हैं। तो जो द्रविड़ मुनेत्र कगडम जो हैं उसकी जो संस्थापक कौन है दोस्तों, उसकी स्थापना किसने किया? तो जो द्रविड़ मुनेत्र कगडम पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्र कगडम, उसकी स्थापना CN अन्नादुरई किसने किया? CN अन्नादुरई ने किया है द्रविड़ मुनेत्र कगडम DMK की स्थापना। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों जो योग है ना वो विश्व भर में, जो विश्व मंच पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को जो मान सम्मान मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने जो दिलाया, उसी के सिफारिश पर दोस्तों योग दिवस मनाया जाने लगा। और नरेंद्र मोदी ने सिफारिश की कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, और इसको UNO ने स्वीकार किया। और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खेलते समय पूछ रहा है दोस्तों, किसमें? वैसे भी खेलते समय खो खो के प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। खो खो के खेल में, किस खेल में दोस्तों? खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितना? 9 खिलाड़ी होते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? एशियाई खेलों में, एशियाई देखिए दोस्तों, एक होता है ऑस्ट्रेलियन, एक होता है US, तो एक होता है एशिया। एशिया मतलब पूरा एशिया में जो है, एशिया में दोस्तों लगभग 54 देश हैं। तो ये 54 देशों में पूरा एशिया प्रांत में तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, जो एशियाई खेल होता है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी?
पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कमलजीत संधू। कौन थी? कमलजीत संधू। यो कमलजीत संधू ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक कमलजीत संधू थी दोस्तों, जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीती। अगला क्वेश्चन, अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है? अंक गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोफेसर को क्या कहा जाता है? ये दोस्तों ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर में अंक गणितीय क्रियाएं करता है, जो गणना करने का जो काम करता है, लॉजिकल काम जो करता है दोस्तों, अंक गणितीय जो काम करता है वो कौन करता है जो कंप्यूटर में? तो ALU उसका नाम है दोस्तों, ALU। ए का अर्थ होता है दोस्तों अरिथमेटिक, एल का मतलब होता है दोस्तों लॉजिक, और यू का मतलब यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो ALU है दोस्तों, वो अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक है दोस्तों, किसमें? कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? देखिए दोस्तों, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो बोलते थे कि दान में दे दिया। किसने दान में दे दिया? तो फ्रांस ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दान में दे दिया, दान में। वो बाद में पढ़ने को मिला दोस्तों कि सही में था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने अमेरिका को दान में दे दिया था। फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दान में दे दिया। किसने दिया? फ्रांस ने दिया दोस्तों। किसने? तो फ्रांस ने दिया। किसने दिया? फ्रांस ने। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दान में किसने दिया? तो फ्रांस ने दिया। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो जोनास साल्क ने जो किया था दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज किया था जोनास साल्क पोलियो के टीके की खोज किया। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है दोस्तों, पॉड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है। कौन? रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी मुख्यालय कहाँ स्थित है? रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में स्थित है। कहाँ दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में रॉयटर्स समाचार पत्र की एजेंसी कहाँ स्थित है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन, जो चाप का वायलिन के साथ है वही प्लेट्रोम का है। संबंध बताना है दोस्तों, जैसे लॉजिक होता है दोस्तों उसी प्रकार संबंध। ये हमको लगता है दोस्तों कि ये रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन GS में पूछ दिया है दोस्तों कि जो चाप का वायलिन के साथ है वही प्लेट्रोम का है। तो प्लेट्रोम का सितार के साथ संबंध है दोस्तों। किसके? सितार के साथ संबंध है प्लेट्रोम का। किसका? प्लेट्रोम का। तो जो चाप का वायलिन से संबंधित है वही प्लेट्रोम का संबंध सितार से है। अगला क्वेश्चन, AQI का विपार है। देखिए दोस्तों, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, एक से एयर, क्यू से क्वालिटी, आई से इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों।
तो इसका फुल फॉर्म होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होगा दोस्तों? एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, AQI। अभी देखिए दोस्तों कि हाल में पूछा गया था कि क्वेश्चन कि सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो धनबाद झारखंड का जो है दोस्तों वो सबसे प्रदूषित है, धनबाद। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी कोरोना के काल में बहुत सुधार हुआ है दोस्तों। वही बोला जाता है कि दोस्तों जो प्रकृति स्वयं करता है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं किया जा सकता है। तो कोरोना एक वरदान साबित हो रहा है दोस्तों, इससे गवर्नमेंट को सीख लेना चाहिए और आम पब्लिक को भी इससे सीख लेना चाहिए दोस्तों। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम प्रकृति का रक्षा एवं गंदगी नहीं फैलाएंगे दोस्तों, और एक जागरूक इंसान के भांति अपनी प्रकृति को बचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों। अगला जो पार्ट आएगा दोस्तों वो नेक्स्ट डे आएगा, और इसी तरह से जो एनटीपीसी में महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, उसको धीरे धीरे करके एक बड़ा पैकेज के रूप में हम लोग काम करेंगे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा पैकेज होगा दोस्तों, और आपके लिए भी बहुत बड़ा पैकेज होगा, और ये क्वेश्चन हम लोग को सफलता दिलाएगी दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों ये हम लोग के लिए सफलता दिलाएगी, और जीएस का बहुत इम्पोर्टेंस है, खास करके एनटीपीसी में दोस्तों जीएस क्वेश्चन ही हम लोग का बढ़त बनाएंगे दोस्तों। क्योंकि जो मैथ का क्वेश्चन आता है दोस्तों वो यदि हम लोग का लेवल उतना नहीं रहता, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जाता है मैथ का, लेकिन जीएस क्वेश्चन नहीं जानेंगे ना दोस्तों तो इसमें दिमाग नहीं लगा सकते हैं, और तुक्का हम लोग नहीं लगाएंगे। जो तुक्का लगाता है ना दोस्तों उसका गाड़ी बीच रास्ते में ही फंस जाता है दोस्तों। इसलिए तुक्का के भरोसे नहीं रहिए, क्योंकि गैस जो करता है ना दोस्तों वो सफल नहीं हो सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए, और एक बड़ा पैकेज हम लोग जितना भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक एनटीपीसी रिलेटेड में और ग्रुप डी में, उस सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे करके हम लोग देख लेंगे, और एक कॉन्फिडेंट की तरह एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे दोस्तों, और अधिक से अधिक स्कोर करने के लिए प्रयास करेंगे और सफलता निश्चित पाएंगे दोस्तों। यदि मेहनत अच्छी रही तो सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। जय हिंद दोस्तों।